बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान जो है वो बदस्तूर फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहेगा और यानी ब्लैक लिस्ट में तो पाकिस्तान नहीं गया। पाकिस्तान के जो मुखालफीन हैं, दुश्मन हैं, वो तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान फैटफ की ब्लैक लिस्ट में चला जाए। हालांकि ब्लैक लिस्ट में जो मुल्क जाता है फिर उसको कर्जा भी नहीं मिलता, उसके साथ आलमी मालियाती इदारे डील भी नहीं करते और बहुत सारे मामलात में उस मुल्क के ऊपर दबाव पड़ जाता है, सियाहत ख़त्म हो जाती है और उनकी कंपनीज़ जो हैं वो काम नहीं कर पाती, सरमायादार बिल्कुल नहीं आते, तो वो मुल्क बहुत दबाव में आ जाता है। तो ब्लैक लिस्ट में डालने की बड़ी कोशिश की गई पाकिस्तान को। ये फ्रांस भी इस कोशिश में था, एक दौर में अमेरिका करता रहा, इसराइल जो यहूदी लॉबी है या इंडियंस हैं वो पूरी कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए हैं जिनके ज़रिए से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग करके पाकिस्तान को फैटफ की ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते थे। लेकिन एक मरतबा फिर पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहेगा। मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो करते हुए आपको बताया था कि ज़्यादा इम्कानात हैं कि हम ग्रे लिस्ट से ना निकलें, लेकिन इस बात के कोई इम्कानात नहीं है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए, या इस बात के इम्कानात कम है कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में चला जाए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ बहुत बड़ी बड़ी लॉबीज़ काम कर रही हैं। फ्रांस को बहुत गुस्सा है ख़त्म नबूवत के मामले पे या तौहीन रसालत के मामले पे। पाकिस्तान ने जैसे आवाज़ उठाई, पाकिस्तान की रियासत ने जैसे फ्रांसीसी रियासत को चैलेंज किया और उनको आईना दिखाया, उस वजह से मैक्रोन ने बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया है। उसके अलावा जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के जो मुखालिफीन हैं, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाए, लेकिन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। और जून में अब ये फैसला होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता है या नहीं निकलता। ब्लैक लिस्ट में तो पाकिस्तान अब नहीं जाने वाला और ना कोई पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेल सकता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अब आलमी मालियाती इदारों पर इन्हिसार तो पाकिस्तान का हमेशा से था, वो अब भी रहेगा, लेकिन पाकिस्तान को चाइना से बहुत ज़्यादा इमदाद और कर्जे मिल रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत सारी अपनी जो माशी ज़रूरियात हैं या मुस्तकबिल का माशी प्लान है, पूरा मंसूबा है, उसको चीन के साथ जोड़ दिया है। इस वक्त सऊदी अरब भी अरामको के ज़रिए से $10 अरब की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान में आ रहा है। लगभग इतनी ही उनकी और इन्वेस्टमेंट है जो उनको पाकिस्तान में करनी है। चीन जो है वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर चुका है। तो दुनिया के ऊपर यह दबाव भी है कि ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ IMF या वर्ल्ड बैंक का मोहताज अब नहीं रहा। आलमी मालियाती इदारे अगर फैटफ के अंदर इसको ज़्यादा देर तक रखते भी हैं, तब भी पाकिस्तान पे वो वाला दबाव हम नहीं बना पाएंगे जो दबाव हम माजी में बना पा रहे थे। लिहाजा उनको ये फैसला जल्द करना पड़ेगा, वो अभी नहीं कर पाए। पाकिस्तान बदस्तूर ग्रे लिस्ट में है, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव किया है और वो तमाम चीज़ें करके दी हैं कि अगर इंसाफ के साथ फैसला होता तो पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाता। लेकिन क्योंकि हमारे मुखालिफीन ज़्यादा हैं, और याद रखिए मुखालिफीन उसी के होते हैं जिसका कोई मौक़िफ़ होता है। मुनाफिक जो होता है उसके मुखालिफीन नहीं होते। तो पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी किरदार जो है वो बड़ा अरसा तक हम अजीबोगरीब किरदार अदा करते रहे हैं, लेकिन अब काफ़ी हद तक हमने क्लैरिटी लेकर आए अपने मौक़िफ़ के अंदर। हमने कहा तुर्की हमारा दोस्त है, यहाँ तक हम उसके साथ चलेंगे। सऊदी अरब हमारे भाई हैं, उनके साथ यहाँ तक चलेंगे और गलत बात नहीं मानेंगे। अमेरिकन को हमने नो कहना सीख लिया, दुनिया को हमने जवाब देना सीख लिया। बहुत सारी चीज़ों में हम बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हैं। तो इसका जहाँ फ़ायदा भी होगा वहाँ नुकसान भी होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा भी होगा और दुनिया आपके खिलाफ भी हो जाएगी कि ये हमारी वैसे बात क्यों नहीं मानते जैसे पहले मांग रहे थे या पहले मान रहे थे। मांग भी रहे थे, मान भी रहे थे। लिहाजा ग्रे लिस्ट में आपको रहना पड़ेगा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लॉबिंग हुई है वो कुछ हद तक काम कर गई है। लेकिन ये जो सियारात है ये ज़्यादा लंबी हो नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और कभी भी फैटफ जैसा इदारा या बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे इस सारे सिलसिले से अपने आप को बाहर नहीं रखना चाहेंगे। अमेरिका की नई हुकूमत आने के बाद हालात जो है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो रहे हैं। सऊदी अरब और गल्फ़ ममालिक जो है वो पाकिस्तान की तरफ उनका रुझान बढ़ गया है। सेंट्रल एशियन का रुझान यहाँ बढ़ा है। चाइना का, रशिया का और दीगर ममालिक का रुझान पाकिस्तान की तरफ बढ़ा है। कुछ ईरान के ऊपर से पाबंदियाँ कम होने का फ़ायदा भी पाकिस्तान को पहुँचेगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को फ़ायदा देने जा रही हैं। तो दिल छोटा नहीं करना चाहिए पाकिस्तानियों को, बल्कि थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। ये रात थोड़ी लंबी है लेकिन सवेरा आएगा। इस बीच में इमरान खान साहब जब आए तो पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में ही था। इमरान खान साहब ने कोशिश की बड़ी तेज़ी से, ना सिर्फ इक़दाम किए बल्कि दुनिया को ये कायल करने की कोशिश की कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, दहशतगर्द रियासत नहीं है, बल्कि हम दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क हैं और हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जैसे जंग लड़ी है, शायद दुनिया में कोई और मुल्क ऐसे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ सका है।
पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ मैं आपको बता देता हूँ। जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ वो तो कुछ $125 अरब का है, या बाज़ तखमीनों के मुताबिक इससे भी ज़्यादा है। मुख्तलिफ अदाद शुमार हैं, लेकिन $100 अरब से ज़्यादा का नुकसान तो ज़बान ज़द-ए-आम है कि पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में तब से हुआ जब से 9/11 का वाक़या हुआ था। उसके अलावा जो फैटफ में जाने की वजह से, ग्रे लिस्ट के अंदर जाने की वजह से जो पाकिस्तान का माली नुकसान हुआ है, वो नुकसान एक एक्सप्रेस पे एक रिपोर्ट छपी है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे भी ये रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको नुकसान बता देता हूँ कि ये एक थिंक टैंक है तबादलीब, उस थिंक टैंक के मुताबिक $38 अरब का नुकसान पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जाने की वजह से हुआ है, और बड़े गहरे असरात पाकिस्तान की मईशत पर पड़े हैं फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से। जो नुकसान होता है पाकिस्तान को एक साल में फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से, इसके भी मुख्तलिफ तखमीने हैं, और जो सबसे एक्यूरेट तखमीना है, यानी जो अंदाज़ा लगाया गया है और जो एक एवरेज निकलती है मुख्तलिफ अंदाज़ों की, वो $10 अरब हर साल पाकिस्तान को नुकसान होता है फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से। तो अब लगभग 3 साल से पाकिस्तान दोबारा फैटफ की ग्रे लिस्ट में है, पौने 3 साल हो गए हैं, और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से बड़ी कड़ी शराइत हैं आलमी मालियाती इदारों की, जिन पे अमल दरामद करना होता है, और उन शराइत की वजह से कारोबारी हजरात, बड़ी बड़ी कंपनीज़ और जो हमारी मईशत है वो दबाव में रहती है, और बहुत सारे शोबों में पाकिस्तान को नुकसान होता है। सियाहत में भी नुकसान होता है, दीगर और शोबों में भी होता है। कड़ी शराइत होती हैं, मुश्किल शराइत होती हैं, तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया है फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से। अब आ जाए 2 और बड़ी खबरों की जानिब। एक खबर तो मैं पहले आपको, वो ज़रा छोटी है, तो फजलुर रहमान साहब की है, मैं चाहूँगा आपको सुना दूँ। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। आपको ये कोई अजीब बात नहीं लग रही कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? इसके क्या शवाहिद हो सकते हैं? यानी एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने के शवाहिद क्या होंगे? ज़रा इस जुमले पे आप गौर करें। क्या ये होंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को सदर पाकिस्तान बना दिया जाए तो उनको लगेगा कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? या मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के सारे लोगों को एमएनए बना दिया जाए तो उनको लगेगा एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हर हाल में एस्टेब्लिशमेंट जितवाएगी तो लगेगा कि वो न्यूट्रल है एस्टेब्लिशमेंट? यानी आज तक मौलाना फजलुर रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट के जानिबदार होने के सबूत तो दे नहीं सके। यानी हमने कई दफ़ा पूछा, बताएं जी क्या सबूत है? उन्होंने कहा जी हमारी मुलाकातें होती रही, बताएं कहाँ हुई हैं? किसी ने आपसे बात की, किसी बंदे का आप नाम लें, किसी बंदे ने आपको कुछ लिख के दिया, किसी बंदे ने आपको कुछ पढ़ के दिया, किसी जगह पे कोई वीडियो मौजूद है, या कुछ आप कहते हैं यहां पे एस्टेब्लिशमेंट का ये वाला रोल था, साबित कीजिए। तो एस्टेब्लिशमेंट के रोल को तो आज तक वो बता नहीं सके कि ये वो सबूत हैं जिनकी बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने और जनरल फैज ने ये काम किए। ले आए सबूत, मैं चला दूंगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो फजलुर रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के सबूत तो दे नहीं सके, अब वो कह रहे हैं कि अदम मुदाखलत के सबूत मुझे नहीं मिल रहे। यानी एक आदमी है, उसने एक काम करना ही नहीं है, तो उसके सबूत कहां से होंगे? अदम मुदाखलत के सबूत क्या होते हैं, या गैर जानिबदारी के सबूत क्या होते हैं? यानी ये तो आपका अपना क्राइटेरिया है कि जी अगर मैं जीत जाऊं तो एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार, मैं हार जाऊं तो एस्टेब्लिशमेंट जानिबदार। इस तरह तो फिर कभी भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोई पूरा नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही इसका हल है कि वजारत उज़्मा की कुर्सी के ऊपर उनका नाम लिख के उनको हमेशा के लिए बैठा दिया जाए, तो उनको लगेगा कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। तो ये तो था फजलुर रहमान साहब का एक अजीबोगरीब बयान और उस पर मेरा तबसरा। अब आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यू टर्न और PMLN का, दोनों का यू टर्न। तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था और बार बार ऐलान किया था, मैं आपको बता रहा हूं कि डस्का इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा हमें मंजूर होगा। यानी उस्मान डार साहब ने कहा, शिबली फराज साहब ने कहा, पंजाब गवर्नमेंट के लोगों ने कहा, और जो उम्मीदवार है PTI का उसने भी कहा, सब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा दोबारा इंतखाब के हवाले से हमें मंजूर होगा। ये घोड़ा, ये घोड़े का मैदान। अब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इलेक्शन कमीशन फरमा रहे हैं कि एक तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब यानी IG और चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने तलब कर दिया है। दूसरा, उन्होंने AC को और जो RPO गुजरांवाला रेंज को उनके मौजूदा ओहदों से तब्दील करके गुजरांवाला डिवीजन से बाहर भेजने की हदायत कर दी है। ये भी बड़ा अच्छा और बड़ा सख्त इकदाम उन्होंने लिया है।
और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डीसीओ सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को मुअत्तल कर दिया जाए। बड़ा अच्छा कदम लिया है, क्योंकि ये लोग अमन व अमान को कायम रखने में और हालात को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने वफाकी और पंजाब हुकूमत को हुक्म दिया है कि ज़ीशान जावेद लशारी डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, हसन असद अलवी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट, आसिफ हुसैन असिस्टेंट कमिश्नर डस्का, जुल्फ़िकार बिर्क डीएसपी समड़ियाल और मोहम्मद रमज़ान कंबो डीएसपी डस्का को मुअत्तल किया जाए और इनको आइंदा के लिए किसी इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर ना किया जाए। इन तमाम अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन खुद इंक्वायरी करेगा या वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत को इंक्वायरी कराने का हुक्म देगा, जिसका फैसला बाद में होगा। ये तो हो गया जी इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है। और उन्होंने कह दिया जी कि डस्का के अंदर जो इंतखाबात हैं वो दोबारा करवाए जाएं। अब इसके ऊपर सारे के सारे कह रहे थे कुछ नहीं होता, जब भी इलेक्शन कमीशन कहेगा हम दोबारा इंतखाबात में चले जाएंगे, या इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा कहेगा मैं कबूल होगा। पीएमएलएन ने ये दावा नहीं किया था। पीएमएलएन यही कह रही थी पूरा इलेक्शन कराओ, नहीं तो हम मानते ही नहीं। पीएमएलएन ने पहले ये कहा था कि हमें 23 पोलिंग स्टेशन पे एतराज़ है, फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया और उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाए, नहीं तो हम मानेंगे ही नहीं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने पीएमएलएन की बात मान ली है कि पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाए जाएंगे, जबकि पीटीआई ये कह रही थी इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा मान लेंगे। उन्होंने यू टर्न ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि हम जो है वो जाएंगे, उसमें अपील में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, यानी इलेक्शन कमीशन का फैसला हम नहीं मानते। पहले सारे कह रहे थे हम फैसला मानेंगे, जो फैसला करेंगे, अब भाग गए हैं कि जनाब हम जाएंगे अपील में। अपील में जाने की वजह क्या है, जरा टेक्निकली समझें। मैंने आपको पहले बताया था कि शहरी इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर और पीएमएलएन तगड़ी है। दही इलाकों में कुछ शख्सियात और मजहबी शख्सियात खासतौर पर उनकी वजह से पीटीआई तगड़ी है। अब दोनों की अपनी अपनी जगह पे एक पोजीशन थी। ज्यादा वोट पीएमएलएन निकाल रही थी शहरी इलाकों से और ज्यादा वोट दही इलाकों से निकाल रही थी पीटीआई। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निस्बत पीएमएलएन का पलड़ा भारी था। मैं आपको वो पहले से बता रहा हूं, और पलड़ा भारी होने की जो 4-5 वजूहात है मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, पंजाब या डस्का के हालात में कोई फर्क नहीं डाल सके उस्मान बुज़दार साहब, यानी वो जो तब्दीली उन्होंने लेकर आनी थी उस्मान बुज़दार साहब ने, उन्होंने वो उतना खुश नहीं किया लोगों को जितना लोगों को तवक्को थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दूसरा, उन्होंने इलेक्शन में अपने असर रसूख को इस्तेमाल किया। जो इंतज़ामी मशीनरी है, ये सारे लोग जो इधर उधर किए जा रहे हैं, इनको इस्तेमाल किया गया और पीटीआई के जो असल फॉलोअर्स हैं, जो तब्दीली के हामी हैं, वो भी मायूस हो गए। उन्होंने कहा ये तो पीटीआई का इलेक्शन लड़ने का तरीका ही नहीं है, जलसे भरने का तरीका ही नहीं है। पीटीआई के लोग तो खुद वोट डालते हैं निकल के, पीटीआई तो एक तब्दीली की जमात है, तो ये क्या हो रहा है। तो पीटीआई का जो असल वर्कर था वो भी मायूस हो गया। एक इन्होंने उम्मीदवार कमज़ोर दिया, जो उम्मीदवार दिया वो तगड़ा उम्मीदवार नहीं था। ये पहले भी 2 दफ़ा यहाँ से इलेक्शन हारा और इसी खानदान के मुकाबले में हारा। पीटीआई का अपना एक बड़ा तगड़ा उम्मीदवार था, उसको छोड़ के इन्होंने दोबारा इस उम्मीदवार को दिया, क्योंकि इस उम्मीदवार के कुछ बड़े एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ताल्लुकात हैं और ये सिफारिश लगा के टिकट ले लेता है, तो इसने दोबारा टिकट ले लिया। तो अब ये बंदा जो है वो दोबारा फारिग हो गया, उम्मीदवार कमज़ोर था। अच्छा, कंपेन उतनी तगड़ी नहीं कर सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और कुछ मायूब बातें भी इनके मुंह से निकली हैं। यानी वो खातून कैंडिडेट थी जो इलेक्शन लड़ रही थी, तो पीटीआई को थोड़ा सा खातिर जमा रखनी चाहिए थी, और कुछ ऐसी हरकतें हुई और कुछ लोगों को पीटीआई ने ऐसों को नाराज़ किया जिनकी वजह से वोट पड़ सकता था। तो ओवरऑल पीटीआई की पोजीशन कमज़ोर होकर पीएमएलएन तगड़ी हो गई। इलेक्शन वाले दिन शहरी हल्कों में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हुई, वोटिंग स्लो हुई, और पीएमएलएन वहां से शहरी हल्कों में जीत तो गई, लेकिन जीत का मार्जिन बहुत कम था। अब अगर 20 या 23 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा पोलिंग होती है, तो वहां से पीटीआई इतने बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी कि पीएमएलएन का जो थोड़ा बहुत मार्जिन है शहरी इलाकों का, वो उसको कवर करके वो इलेक्शन जीत जाएगी। इसलिए पीटीआई चाहती है कि चंद पोलिंग स्टेशन के ऊपर दोबारा इंतखाब हो। लेकिन पीएमएलएन को यह पता है कि वो शहरी हल्कों में वो कामयाबी जो उनको हासिल करनी थी, उस दिन लड़ाई झगड़े फायरिंग इन चीज़ों की वजह से, लॉलेसनेस की वजह से, और उसकी वजूहात जो है वो पीएमएलएन भी है, बहुत बड़ी वजह है पीएमएलएन। उनके बड़े बंदे बाहर से गए थे गोलियां चलाने, लड़ाई करने, पीटीआई के लोगों ने भी यही किया था। तो ये जो लड़ाई झगड़े की वजह से वहां पे वोटिंग स्लो हुई और पीएमएलएन जो अचीव करना चाहती थी कामयाबी, वो उनको नहीं मिली, मार्जिन बहुत थोड़ा मिला। तो वो डर गए हैं कि अगर हमने इस मार्जिन के साथ 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर इलेक्शन लड़ा तो हम हार जाएंगे, लिहाजा पूरा हल्का होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात मान ली है और अब पीटीआई ने यू टर्न ले लिया। मेरे ख्याल में पूरे हल्के के अंदर ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के देख लें। मेरी राय में, या मेरे पास जो सर्वे है, या जो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, और इवन जो एजेंसीज सर्वे करती हैं उनके पास रिपोर्ट्स होती हैं बाकायदा,
सबके अंदर ये मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमज़ोर उम्मीदवार है और पंजाब में वैसे भी तहरीक इंसाफ की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है और यहाँ से पहले भी PMLN जीती थी, हल्का भी उनका तगड़ा है, तो उनके जीतने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर उम्मीदवार के साथ मैदान में आती, कोई भी होता, कोई वर्कर होता, इस हल्के से होता, एक बेहतर उम्मीदवार के साथ मैदान में आती, तगड़े उम्मीदवार के साथ मैदान में आती और अपनी सूबाई और वफाकी हुकूमत को न्यूट्रल रखती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने देती, हुकूमतों की मुदाखलत ना करती और भरपूर इलेक्शन लड़ती, तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी तब्दीली यहाँ से इलेक्शन जीत जाती। इमरान खान के पास बेचने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शायद उनकी जो पंजाब गवर्नमेंट है उसको इस बात के ऊपर एतबार नहीं है और उन्होंने एक बने बनाए इलेक्शन को जो है वो ख़राब किया। इन्होंने गारंटी भी दी थी इमरान खान को कि हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे और उसी बिना पे इन्होंने इतनी ये हालात को ऐसा पैदा कर दिया और इस किस्म का बना दिया कि हर हाल में इनको ये इलेक्शन जीतना है। बहरहाल ये इलेक्शन तो अब ऐसा लगता है कि दोबारा होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तब भी ये इलेक्शन दोबारा होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये हक था फैसला करने का, उन्होंने फैसला कर लिया है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।